ने एक और चीज़ बताई कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ऑलरेडी इंटरव्यू दिया हुआ है। पीछे कुछ बैठे हुए हैं सर, जिन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है, मेंस भी वो दे रहे हैं। और मैं यही कामना करूंगी ईश्वर से कि आप सभी लोग, आपका जो भी ड्रीम हो, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप MPPSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप अपने ड्रीम को अचीव करें। कहते हैं कि जब हम संघर्ष करते हैं, हमारा कोई लक्ष्य होता है, तो संघर्ष जो है हमारे लक्ष्य के आगे नहीं आता है, उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। और बस इसी उद्देश्य के साथ आप लोग चलते रहिए। और मेरे हिसाब से आप में से बहुत सारे लोग वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे और MPPSC की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो बिल्कुल सतत रूप से प्रयास करते रहिए। वनडे एग्जाम की तैयारी करने के लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होती है, MPPSC के लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होती है। अगर मैं यूँ कहूँ कि MPPSC में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, तो बिल्कुल सही बात है। तो आपको निराश नहीं होना है। आजकल मार्केट में हर किसी के पास फ़ोन है, मैं देख रही हूँ, आप हर किसी के पास फ़ोन है, मोबाइल है। मार्केट में कंटेंट की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट जब से YouTube आया है तब से तो आप सिलेबस का एक एक टॉपिक YouTube से कवर कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास आपके अंदर क्षमता नहीं है, या फिर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आप कोचिंग नहीं जा सकते। इसी चीज़ के लिए ये कहीं ना कहीं संस्थान आपके लिए काम कर रहा है। और प्लस अगर आप लोगों के मन में ये लग रहा होगा कि भंवरकुआं में अभी भी जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर बहुत कुछ अलग ही पढ़ाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा, सिलेक्शन टीचर से होता है। बात करें MPPSC की, तो MPPSC का प्रीलिम्स तो निकल जाएगा, फिर भी एक बार रट लोगे, 10 यूनिट है वो पढ़ लोगे, वो तो निकल जाएगा। लेकिन मेंस में अगर आप खुद से टाइम नहीं दोगे, खुद से टाइम कहाँ पर देना है ये भी सोचने वाली बात है। तो बस यही चीज़ें हैं, निरंतर बने रहिए। निरंतरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपको ये बोलूँगी कि आप एक दिन में 24 घंटे पढ़िए, तो हो सकता है कि आप लोग अपना वो टास्क कंप्लीट करें, 24 घंटे आप पढ़ के दिखाओगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप 1 साल तक लगातार हर रोज़ 6 घंटे पढ़ो, हो सकता है वो टारगेट आप कंप्लीट ना कर पाओ, वो बहुत मुश्किल होता है। तो आप दिन के जो 6 घंटे या 4 घंटे निकाल रहे हो ना, उस बीच आप कोई भी काम मत रखो। आपका फ़ोन आपको नहीं याद होना चाहिए। हालांकि आज के ज़माने में बिना फ़ोन के पढ़ाई होती ही नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें सिर्फ फ़ोन में रखिए जो कि आपके काम आए। ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम भी चल रहा है, FB भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी चल रहा है। हमने किसी टॉपिक को खोजने के लिए यूट्यूब खोला, लेकिन अचानक से कुछ मैसेज आ गया, हमारा आधा घंटा वहीं पर चला गया। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहेंगे। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 6 घंटे लगातार आपको बैठना है, कोई नहीं बैठ सकता है 6 घंटे लगातार। एक मेथड चलती है, उसके हिसाब से अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हो तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो। 1.5 घंटे पढ़ रहे हो, जो भी आपकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के हिसाब से पढ़िए। 1 घंटे पढ़ने के बाद ब्रेक लीजिए उसके बाद, क्योंकि लगातार 6 घंटे बैठोगे ना तो लगातार आपका दिमाग भी उस तरीके से काम नहीं करेगा। तो बस यही चीज़ें हैं। काफ़ी सारे बच्चे MPPSC की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन की लाइन मुझे अभी जस्ट याद आई, वो मैं बताना चाहूँगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आप सभी जानते ही होंगे। वो हमेशा कहते थे कि बेशक सफलता मेहनत मांगती है। इस बात से आप लोग भी एग्री करते होंगे कि जो सफलता है वो बेशक मेहनत मांगती है, लेकिन वो ये भी कहते थे कि सच्चा प्रयास कभी असफल नहीं होता। मतलब कि अगर आप लोगों की मेहनत सच्ची है, आप लोग एकदम सच्चे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप लोगों को सफलता मिलेगी, नो डाउट। जैसे कि किसी का क्या होता है कि समय सबका अलग अलग चलता है। किसी को जल्दी किसी को जल्दी सफलता मिल जाती है, किसी को लेट सफलता मिल जाती है। बट हमें कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है ना, क्योंकि सबकी लाइफ में सब लोग अपने अपने अलग अलग हीरो हैं और सब लोग अपने अपनी लाइफ को अलग अलग तरीके से डील कर रहे हैं, क्योंकि सबकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस अलग हैं। तो हमें कंपेयर नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान देना है, फोकस करना है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जीत को जुनून की आवश्यकता होती है, राइट। मतलब अगर आपको जीत चाहिए तो अंदर से बस जुनून होना चाहिए। फिर हमारे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, दैट डजंट मैटर। मतलब कि अगर आपके अंदर वो जुनून है, आपकी कंडीशन कैसी भी हो, आप ज़ीरो से ही क्यों ना स्टार्ट कर रहे हो, आप बिल्कुल पीक पे आराम से पहुंच जाओगे। The only thing that matter is consistency. You need not to study so much in one day. मतलब आपको एक दिन में बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो, और कोई पढ़ भी नहीं पाता है। मैं भी नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन हाँ एग्ज़ाम टाइम पे मैं भी कम सोती थी। मैं सोचती थी भले ही 2 घंटे कम सोना है, लेकिन एग्ज़ाम निकालना है, तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है। आप प्रीलिम्स निकालते हो, जैसे आप में से अभी नीचे मैं कई सारे बच्चों से मिली जिन्होंने बताया कि मैम हमने इंटरव्यू भी दिया हुआ है। तो आप लोग खुद जब प्री निकालोगे, एक एग्ज़ाम निकालोगे, ऑटोमेटिक आप में लगेगा कि नहीं अब तो मेंस निकालना ही है। यू पीपल आर गोइंग टू बिकम सिविल सर्वेंट, एंड दैट मीन्स यू आर गोइंग टू सर्व
किसको, पब्लिक को सर्व करने जा रहे हो। तो एमपीपीएससी के बारे में देखिएगा, जैसा कि मैं हमेशा से बोलता रहता हूँ एमपीपीएससी के बारे में, अब मार्केट में आप जाइएगा, मार्केट में भटकाव, बहुत ज़्यादा भटकाव है। मार्केट में भटकाव इतना ज़्यादा है कि तैयारी आप किसी की करने आ रहे थे, एग्ज़ाम फॉर्म किसी का भरते हैं, सिलेक्शन कहीं और हो रहा है। ये कुछ यहाँ पे अलाइनमेंट बैठता नहीं है, क्योंकि तैयारी आप जिस विषय की करने आए थे, जिस एग्जाम की आप तैयारी करने आए थे, तो आपको पूरा फोकस उसी एग्जाम में करना रहेगा। होता यहाँ पर ये है कि एमपीपीएससी की जर्नी चलती है लंबी। ये आप मान के चलिएगा, यदि आज आपने प्री का पेपर दिया है और प्री का ठीक ठीक नंबर आपके आ रहे हैं, तो आज से आप जोड़ के रखिएगा कम से कम 1.25 से लेकर 1.5 साल तक, जब जाके आपको नरवना एकेडमी में जाके आपको मिलेगा एडमिशन, वहां जाके आप करेंगे ट्रेनिंग। तो आज से आप जोड़ के रखिएगा, यदि आज आपका प्री का पेपर हुआ है, शाम को आपने नंबर काउंट आपने किए हैं, तो आपको ठीक ठीक लग रहा कि सर मैं मेंस भी दूंगा, इंटरव्यू भी मैं दूंगा, तो यहाँ पर आज से लेकर 1.25 साल का समय लगेगा आपको पोस्ट मिलने तक का। अब इस दौरान होता क्या है, बीड़ा उठाया था तैयारी करने का एमपीपीएससी, बीच में आ गए दूसरे एग्जाम, उन्हें बोला कांस्टेबल आ गया, उन्हें बोला एसआई आ गया, सर क्या काम करें। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जो इसके ऊपर फोकस किया है, नहीं तो फिर ये एग्जाम नहीं निकलेगा। फिर लोग बोलेंगे सर 2 साल हो गए प्री नहीं निकल रहा है, 3 साल हो गए प्री नहीं निकल रहा, प्री बस रुक जाता सर, मीन्स तो हम कर लेंगे। मुझे से कई लोग मिलते हैं, सर प्री बस निकलवा दो, मीन्स भी हम कर लेंगे, इंटरव्यू प्री नहीं निकल रहा। इसका मतलब जाहिर सी बात है आपने तैयारी ढंग से नहीं की है। जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, उस एग्जाम के लिए आप तैयारी करेंगे, मेरी गारंटी है 1 साल उसको आप पढ़िएगा, उसके बाद सारे एग्जाम निकलते हैं, सब निकलता है। मगर होता क्या है, बच्चे ने तैयारी शुरू की, पीएससी की, नोटिफिकेशन आ गया, किसी कांस्टेबल का आ गया या एसआई का आ गया, उसने अपनी किताबें रखी, वो हाथ उठा लाया इंग्लिश और पढ़ने लगा मैथ, बहुत अच्छी बात है। मगर ये कि आपका हो चुका है कंप्लीट, अब नहीं हुआ, अब उसको थोड़ा पढ़ा, फिर तीसरी वैकेंसी आ गई बीच में, फिर उसको वहाँ पर पढ़ा, तो होता यहाँ पर ये है कोई एक सब्जेक्ट पूरा हो नहीं पाता है। और तैयारी हम सबकी करते हैं, फॉर्म हम सबके भरते हैं, पैसा हम हर जगह खर्च करते हैं। और आजकल घर वाले बोलते हैं कि जितने फॉर्म है भर दो, भर मत दो, जितने फॉर्म है सिलेक्शन लो। मैं ऐसा बोलता हूँ, भरने से क्या जाता, आपका पैसा ही जाना है, सीधी सी बात है। अधिकतर लोग ये बोलते हैं जितने फॉर्म आ रहे हैं भर दो, भरने से कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, आपको एक एग्जाम को लगकर तैयार करना पड़ेगा, तब जाके आप सफल होंगे। और यदि एक बार आप सफल हो गए, तो आप ये मान के चलिए जो सफलता होती है वो संक्रामक होती है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ये फैलती है। आपके बीच से जो लोग सफल होते हैं, आप देखिएगा उसका फिर भाई भी निकला, तो छोटे भाई ने भी तैयारी शुरू कर दी, तो सफलता संक्रामक होती है। तो पहले संक्रमण सफलता का लगना तो चाहिए, सफलता का संक्रमण लगा नहीं, उल्टा लग गया, किसका, फ्रस्ट्रेशन का लग गया। अरे कि 4 साल हो गए से तैयारी करते हुए, कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे, अब हम क्या करें। चुपचाप काम करेंगे, लोग जुड़ते जाएंगे, सफलता के रास्ते 100% खुलते जाते हैं। लोग बोलते ना कि सबको समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। पहला कदम तो आपको उठाना पड़ेगा, 1000 कदम उठाने वाला ऊपर वाला बैठा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग तो मेरे ख्याल से सीसेट के नाम से ही थोड़ा सा दूरी बना लेते होंगे, और मैथ्स और रीजनिंग का सुन के ही थोड़ा सा बोले अब तो हो गया, बात खत्म है, क्वालिफाई ही तो करना है। फॉरेस्ट वाले कितने, कोई है यहाँ पर? नो वन, ओके फॉरेस्ट, ठीक है। देखो पता तो है आप सभी को, फॉरेस्ट के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो सी साइड ज़रूरी है। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, आप सभी को क्वालिफाई करना होता है, सी साइड में वो नंबर जुड़ते हैं अगर आप फॉरेस्ट का पेपर दे रहे हैं तो। मैं थोड़ा सा यहाँ पर शायद मिस आउट कर रहा हूँ, बट ठीक है, मैं अपनी एक छोटी सी एक इंट्रोडक्शन के हिसाब से आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। सर अभी बहुत सारी सर ने बातें बताई कि जानो अपने आप को, पहचानो, कहीं ना कहीं अपनी मन की बात सुनो। मेरा जीवन में ना एक चीज़ जो हमेशा से रही है, वो रही है संगति। और शायद मेरे जीवन ने जितना ज़्यादा इफेक्ट मेरी संगति ने किया है और किसी चीज़ ने नहीं किया, क्योंकि माँ बाप भाई बहन ये तो ऊपर वाला दे के भेजता है। दोस्त संगति ये वो है जो हम खुद यहाँ पर आके बनाते हैं। ये हमारे चॉइसेस होते हैं, ये हमारे सिलेक्शंस होते हैं, हम अपनी संगति कैसे बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है यू आर द एवरेज ऑफ योर मेट्स, यानी आप क्या हो, जो आपके आजू बाजू के लोग हैं ना, आप उनका एवरेज हो। तो दोस्ती सही रखोगे ना, तो जो नदी है वो बहुत आराम से पार हो जाएगी। और अगर दोस्ती संगति गलत हो गई फिर तो दिक्कत है बॉस, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आप लोगों के डाउट से आपके क्वेश्चन लेने का समय आ चुका है। मेंस के लिए हमको डेटा ऑथराइज चाहिए था, तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? ये बात तो सही है कि एमपी का जो डेटा है वो बहुत सारी जगह गड़बड़ मिलता है ना। तो मेंस में आपको कोट करने के लिए एमपी का डेटा इकोनॉमी में चाहिए, ज्योग्राफी में तो चाहिए नहीं पड़ता है ना। आपको सिर्फ चाहिए किस में पड़ता है,
इकोनॉमी में चाहिए पड़ता है। तो इकोनॉमी के डेटा के लिए आप डायरेक्ट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की साइट पे जाओ, उसमें बजट रहता है, इकोनॉमिक सर्वे रहता है, और डिफरेंट जो भी साइट होती हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो या कुछ भी, वहाँ से आप निकालो, वो बिल्कुल सही रहता है। मार्कर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करते हो कि 3 मार्कर में समस्या ज़्यादा आती है? जो आपको, जो आप लोग प्री में फैक्ट पढ़ते हो ना, जो प्रीलिम्स में आप याद करते हो, उन फैक्ट्स को बिल्कुल ऑन योर फिंगर टिप्स कर लेना, मतलब बहुत अच्छे से उनको मेमोराइज कर लेना। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो 3 मार्कर्स हैं वो प्रीलिम्स से ही बनते हैं, मैक्सिमम प्रीलिम से ही बनते हैं। अब एक चीज आपको मान के चलनी होगी कि ऑल द क्वेश्चंस आर नॉट इन योर फेवर, मतलब कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे ना वो आपके फेवर में नहीं रहेंगे। मतलब 10 क्वेश्चन है तो 2 या 3 क्वेश्चन वो ऐसे पूछेगा जो किसी से बनेंगे ही नहीं, तो आप उनके पीछे मत भागो। उनके पीछे भागोगे आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। क्योंकि इस बार जैसे कौमुदी महोत्सव आया था, आपने देखा था क्या? मेंस का पेपर किसी ने देखा हो तो वो तो मुझसे भी नहीं बना, मैंने दूसरा भी मेंस लिखा हुआ है, अभी जो मेंस हुआ था मैंने वो भी मेंस लिखा हुआ है। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस के पीछे आप मत भागो। क्यों मत भागो? क्योंकि वो अगली बार फिर बदल देंगे। तो आप ना उन चीज़ों को करो जो आनी ही है, और वो हमें कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता चल जाता है कि एमपीपीएससी का ये फेवरेट जोन है, यहाँ से वो हर बार पूछता है। अकबर से पूछेगा, चाहे अकबर की अचीवमेंट पूछे, रिलीजियस पॉलिसी पूछे, सेक्युलर किंग है या नहीं है ये पूछे, औरंगजेब से रिलेटेड पूछेगा। पिछली बार उसने शिवाजी पूछा था, शिवाजी और औरंगजेब के बारे में बताओ, इस बार शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन पूछ लिया। तो ये कुछ फेवरेट टॉपिक हैं जहाँ से वो पूछेगा ही। तो जहाँ से वो पूछ रहा है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लो, उससे आपके मार्क्स जो हैं आपको पक्के हो जाते हैं। इतने मार्क्स का यहाँ से आना है। आपको पता है मैम शब्द सीमा कम कर दी है और 2 लाइन की स्पेस है, वहाँ डेफिनेशन भी आती है। वहाँ अगर शब्द सीमा को फॉलो करना है और फिर उसको डेफिनेशन भी लिखनी है, तो वहाँ कैसे हैंडल करना चाहिए? उन्होंने 2 लाइन कर दी है ना, और मार्क्स भी तो 2 ही नंबर का कर दिए, मार्क्स भी 2 नंबर के कर दिए। तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो? एक चीज़ आपने डेफिनेशन वाली बोली, तो मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि कोई भी डेफिनेशन एग्जाम्पल के बिना अधूरी हो। कैसे व्यक्तित्व का विकास करें इंटरव्यू के लिए? करें, एमपीपीएससी की फॉर्म भर दें कि यूपीएससी का फॉर्म आता है उसकी तैयारी करें। अब ये तो आप बताएंगे, मैंने से कई लोगों को सुना है, मैंने बोला यूपीएससी की तैयारी करो, नहीं सर वो हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो कांस्टेबल की तैयारी करेंगे, यही हमारा एम है, यही हमारा उद्देश्य है, कांस्टेबल बन के हम बढ़िया हैं। तो 80% पकड़ के चलो, जो स्टैटिक पोर्शन है 20% छोड़ो, हमें तो सिलेक्शन चाहिए, 80 से ऊपर नहीं जाएगा कट ऑफ आपका, ठीक है। व्यक्तित्व को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको अभी जब मैं आपको बता रही थी तभी मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो? बेसिकली इंटरव्यू के लिए बता रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को ना मेडिटेशन शुरू कर देना चाहिए। मेडिटेशन और एक्सरसाइज करो। क्यों? क्योंकि हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। आप अगर हेल्दी दिखते हो तो ऑटोमेटिक आपके चेहरे पे वो पॉजिटिव एनर्जी दिखाई देती है कि आप होशियार हो, आप में नॉलेज है, आप एक सोसाइटी में चेंज ला सकते हो। तो वो किससे आता है? एक्सरसाइज करने से, मेडिटेशन। तो उससे पर्सनालिटी चेंज होती है, जेन्युइनली चेंज होती है। जो महान व्यक्ति है, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्टीफन हॉकिंस, उन सबका एग्जाम्पल लेकर लिखोगे कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया था, हम भी ले रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। पॉलिटिशियन का नाम नहीं लिखना है, ये भी आपको याद रखना है। पॉलिटिशियन का नाम नहीं लिखना, वो आप सभी को पता होगा, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, है ना, ठीक है। हॉल में जाके उनका परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है, तो उससे कैसे उभरें? तो आप लोग को मैं यही बोलूँगी, टेंशन मत लेना। अब मुझे पता है आप लोग लोगे बट सच में टेंशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप जितने स्ट्रेस लेस होके एग्जाम लिखते हो वो उतना अच्छा जाता है, जितना कि आप स्ट्रेस होके देते हो उतना अच्छा नहीं जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है मेरा कि स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि उससे ना एग्जाम सच में थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है। हाथ कपने लगते, राइटिंग बिगड़ जाती है, हाथ कपने लगते तो OMR शीट में जो सर्किल है वो गलत फिल हो जाता है। इन चीज़ों को थोड़ा आप ध्यान रखोगे ना तो आप लोग वहाँ भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे यहाँ के कंपैरिजन में, है ना कहाँ जाके बैठना है। और मेरी गारंटी है कि यदि मैं यहाँ से भी आज पेपर लूँगा ना, तो जो जहाँ बैठता है वो वहीं बैठकर पेपर देना पसंद करेगा। 100% सी बात है। हो जाओ, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई कि आधार कार्ड में नाम आ गई पीछे, तो उसने बोला साइड में हो जाओ, बाद में करेंगे तुमसे बात। और बाकी सबको एंटर कर रहा, 15 मिनट एग्जाम के बच्चे हैं, तो आपका जो हार्मोन्स है, एड्रिनल हार्मोन, वो तेजी के साथ क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो एक तो एंजाइटी यहाँ पर होगी। अच्छा, अब दूसरा, फिर मैंने पेपर दिया, फिर मैंने चिल्ला के बोला, कोई पेपर में निशान नहीं लगाएगा, हमने तैयारी नहीं की उसकी, मगर यहाँ तनाव भी नहीं था, सेंटर था भोपाल में, आराम से गए, ढूंढ लिया, बैठ भी गए, रोल नंबर, यहाँ बिल्कुल गलती नहीं करी किसी ने, रोल नंबर भी सही सही भर दिया उनने, भले यहाँ पर उसको पता कुछ नहीं था, 2 4 5 क्वेश्चन बन रहे थे उससे।
वो आराम से हंसते खेलते बाहर आए, मूवी देखते हुए शाम को घर, ट्रेन में लगी तो शाम को घर लौट आए। यहाँ तनाव नहीं हुआ उसको, तनाव वही होगा जिसकी आप तैयारी करें। थोड़ा तो नेचुरल ही है, वो थोड़ा होना भी चाहिए, तब परफॉर्मेंस भी क्या होता है, बेटर होता है। जब तक कंफर्ट जोन में हो, जब तक घर के बिस्तर में हो, कंबल के अंदर चादर टांग के मस्त एसी पंखा चालू करके कूलर में सो रहे हो, कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। घर से बाहर निकले हो, यहाँ आए हो, पढ़ रहे हो, सक्सेस मिल रही है, धीरे धीरे नॉलेज गेन हो रहा है। आंसर राइटिंग के साथ भी कुछ ऐसे ही है। मैम ने, सर ने बताया कि जहां आप बैठे हो वहां रोज मत बैठो, अपनी जगह बदलो, लोग बदलो। कभी घर पे लिखो, कभी शाम के समय पार्क में, गार्डन में बैठ के लिखो। अपने आप को हमेशा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालो और खुद को टेस्ट करो कि इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में क्या मेरा आउटपुट बिगड़ रहा है, और अगर बिगड़ रहा है तो क्यों बिगड़ रहा है। क्या मैं रोड की आवाज से डिस्टर्ब हो रही हूँ, या मैं इस बात से एंजाइटी हो रही है कि लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं अजीब लग रही हूँ। वो सारी चीजें जिस दिन रेक्टिफाई हो जाएंगी ना, कि बगल वाला क्या सोच रहा है, रोड से जाने वाले क्या समझ रहे हैं मुझे, जिस दिन वो हट जाएगा उस दिन बहुत सारी समस्याओं का हल वैसे ही निकल जाएगा, और डर कहीं ना कहीं अपने आप मन में कम हो जाएगा। तो याद करने की जो प्रोसेस है ना, आप उसको ऐसे समझोगे कि मुझे याद करना है, तो बहुत दिक्कत वाली बात होगी। आप उसे ऐसे समझो कि मैं इसे बस बार बार देखूंगी, रिवाइज करूंगी, बस पढ़ के वापस जेब में रखा, फिर जब मौका मिला तो निकाला, पढ़ा, वापस रख दिया। याद करने की टेंशन लोगे तो याद नहीं होगी, और अक्सर आपको जीवन में वो चीजें ज्यादा याद रह जाती है जो आप याद नहीं रखना चाहते हो। सही है? जो समझ गए उनके लिए समझ गए। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतमगमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।